पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा गोलीय दर्पण के बारे में, उसमें मिरर फार्मूला भी देखे और रिलेशन बिटवीन हम लोग देखे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आवर्धन मैग्निफिकेशन। एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या है ये हम पूरी तरीके से समझेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको मिक्स करके सवाल में दिया जाता है, इससे भी अलग तरह से भी सवाल आते हैं, वो जो भी आए आपको पूरा बन जाना है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। इसके बाद हम सवाल भी कराएंगे आज, ताकि आपको पूरा क्लियर हो। ठीक है, तो आपको पीछे जैसा दिख रहा होगा एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है और आवर्धन उसको मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, और इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। m = प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हम लोग h2 लिखें और वस्तु की ऊंचाई को h1 लिखें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सूचित करते हैं m से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इस फिगर को आप देख रहे हो, इससे हम प्रूव करेंगे कि आखिर h2 बटा h1 कैसे हुआ। ठीक है, ये बातों को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ओके, ठीक है। आप जरा देखो एक मिनट, ये OA है वस्तु की ऊंचाई और ये IB है प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ से दो किरणें निकली, ठीक है, और परावर्तित होकर एक फोकस से गुजर गई और एक परावर्तित होकर पोल से, और दोनों किरण जहाँ पे एक दूसरे को काटी वहीं पे प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज देखे, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। ओके, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ दो त्रिभुज कौन कौन है। त्रिभुज APO एवं BPI एवं BPI में दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप जब है तो उसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OA बटा IB, या तो आप ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, IB बटा OA = PI और बटा में क्या PO। ओके, अच्छा एक चीज़ और, जब भी प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई आपका दी हुई है, इसको आप मान लो वस्तु की ऊंचाई को आप h1 मान लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप क्या मान लो h2। तो प्रतिबिंब तो ये निगेटिव y एक्सिस में बन रहा है तो ये निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव x एक्सिस में बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो क्या लिख सकते हैं भाई कि IB कितना है भाई, IB -h2, ठीक है, और OA + h1 = PI किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको मैं सूचित कर देता हूँ क्या V से, और PO किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी, इसको सूचित कर रहा हूँ मैं U से। ठीक है, आप एक बात देखो जरा कि ये V तो निगेटिव x एक्सिस में है ना, V किस में है, निगेटिव x एक्सिस में, और U भी निगेटिव x एक्सिस में है। तो क्या होगा, साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -V और बटा -U, है ना, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आगे क्या हो सकता है, -h2 और बटा में +h1 = क्या V और बटा में क्या U, V बटा में क्या U। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, h2 और बटा h1 = क्या -V और बटा में क्या। ठीक है, और h2 बटा h1 अब देखो जरा, वही तो है मैग्निफिकेशन m, तो क्या हो जाएगा, चूँकि h2 बटा h1 = m बराबर क्या -V/U। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, ओके, तो m = क्या हो गया, -V/U। ये तो प्रूफ हो गया। अच्छा, इसमें जब आप प्रूफ करोगे तो आप जब एग्ज़ाम में बनाओगे तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको ये करना है कि पूरा आपको लिख देना है h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 वस्तु की ऊंचाई,
v प्रतिबिंब के दूरी, u वस्तु से दूरी, ये सारा चीज़ को आपको लिख देना है। ठीक है, तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात और ये कि जो यम का मान है वो कहाँ से कहाँ तक बदलता है। तो यम का मान 0 भी हो सकता है और यम का मान इन्फिनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यम का मान 0 से इन्फिनाइट तक हो सकता है। ठीक है, अगर एक चीज़ और, अगर वस्तु का प्रतिबिंब पोल पर बने तो क्या होगा, यम का मान 1 होगा। तो यम का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ओके। अब देखो जरा, अगर यम का मान हो गया माइनस इन्फिनाइट, यम का मान क्या हो गया, माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, यम का मान अगर माइनस इन्फिनाइट हो गया तो क्या हो जाएगा कि आपका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत दूर में बनेगा और वस्तु से उल्टा बनेगा, क्योंकि माइनस है ना। अगर वस्तु बहुत दूरी पे है तो ठीक है, ओके। अगर यम का मान प्लस इन्फिनाइट हो गया तो भी प्रतिबिंब बहुत दूर पे बनेगा, लेकिन वस्तु अगर सीधा है तो प्रतिबिंब भी सीधा होगा क्योंकि प्लस है। ठीक है, ओके। और अगर, ठीक है, अगर एम का मान 1 हुआ तो जैसा मैं बताया कि पोल पर होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या है कि इसके आगे हम लोग कुछ सवाल भी देखेंगे, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एक साइड में मिटाता हूँ। ओके, तो मैं लिख ही देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ऐसा। ओके, आप ज़रा देखो भाई, मैं लिख देता हूँ m इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट जब होगा तब वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा एवं वस्तु से उल्टा बनेगा, ओके, पहला केस। दूसरा, m इक्वल टू प्लस इन्फिनाइट होगा तब वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा एवं वस्तु के सीधा ही बनेगा। ठीक है, अगर यम का मान 1 हो गया, तो यम का मान जो 1 होगा तो यम क्या है कि कितना गुना ज़्यादा प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है या कितना गुना प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। ठीक है, तो यम का मान जब 1 होगा तो 1 गुना मतलब क्या, कुछ भी नहीं। अगर कोई चीज़ को हम 1 से गुना करेंगे, जिससे 5 गुने 1 क्या 5, तो प्रतिबिंब जितना बड़ा है ओके, तो वस्तु जितना बड़ा है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा नजर आएगा। ओके, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन आगे भी करेंगे। 12th के सिलेबस में ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं है। ठीक है, ओके। एक चीज़ और, तो आप ये केस देख लिए। ठीक है, यम का मान 1 होने पे साफ आपको सोचना ये है कि जितना बड़ा वस्तु, मान लो कि ये पेन है, ठीक है ना, तो ये पेन अगर इसकी हाइट मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो अगर 1 गुना इसका प्रतिबिंब होगा तो जितना बड़ा पेन है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसके वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस इन्फिनाइट है, प्लस इन्फिनाइट है, तो आपको बता ही दिया गया। ठीक है, और इस पर हम लोग कुछ सवाल भी कर लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। ठीक है, हम एक सवाल उठाते हैं। ठीक है, आपके बुक का एक सवाल है। सवाल ऐसा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और इस दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें। तो ये सवाल से आपको पूरा क्लियर होगा आवर्धन क्या है, नहीं है। ठीक है, ओके।
अब देखो जरा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण को मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके, ऐसा अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया मैंने। ये आपका प्रधान अक्ष हो गया P, ये C और ये क्या F। तो दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, 15 सेंटीमीटर हो गया इसका वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ओके। और दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी हुई है, 5 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है, तो यानी 15 सेंटीमीटर हुआ, तो ये यहाँ पे रखी हुई वस्तु, मान लो कि यहाँ पे रखी हुई वस्तु, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दो केस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो दिया हुआ है प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब भाई क्या है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी आवर्धन ज्ञात करें। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको ये सोचना है कि क्या क्या दिया हुआ है वो लिखो और क्या निकालना है वो लिखो, ठीक है। तो इसमें दिया क्या क्या हुआ है, तो आप लिखो सबसे पहले गिवन डेटा, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया क्या क्या हुआ है, दिया हुआ है R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, U इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी आपको निकालना क्या V, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या वाट और M इक्वल टू प्रतिबिंब की प्रकृति नेचर कैसा को वो सारा निकल जाएगा, आप देखो। तो मिरर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या 1/f, ठीक है। तो भाई 1/f चाहिए, f चाहिए, f तो है नहीं, तो क्या करेंगे आप जानते हो ना, f इक्वल टू क्या होता है R/2 होता है। तो f R कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f माइनस 15/2 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/v, ठीक है। u तो भी माइनस होगा ना, -1/5 इक्वल टू 1/-1/7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा ये 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/7.5, ठीक है। तो ये v यहाँ से निकल के आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, v क्या निकल के आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर v 15 सेंटीमीटर आ गया, v 15 सेंटीमीटर आ गया, तो ये तो प्लस में है ना, ये तो प्लस है, ठीक है। अगर ये प्लस है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, और अगर काल्पनिक बनेगा तो सीधा होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं यम। तो आपको पिछले बार ही मैंने बताया था यम इक्वल टू क्या होता है -v/u। ये आप समझ रहे हो ना कि v जो प्लस में है तो प्रतिबिंब की दूरी ये साइड होगा ना, इधर तो x है और इधर x डैश है ना, तो प्लस में आएगा। तो v जब प्लस में है तो आपका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा ही होता है, आपको इतना याद रखना चाहिए, ठीक है। अब निकालते हैं यम, तो -v/u, ओके। तो यम, ठीक है, माइनस, ठीक है, v कितना है भाई 15, ठीक है, और माइनस u, तो u तो माइनस में ही होगा ना, क्योंकि ये x डैश में है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यम बराबर क्या आएगा 3, यम बराबर क्या आएगा 3, ओके। जब यम बराबर 3 आ गया तो इसका मतलब क्या समझे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। जो वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, इसका तो क्या हुआ यम का मान 3 है। अगर यम का मान 4 होता तो 4 गुना बड़ा बनता, 5 होता तो 5 गुना बड़ा बढ़ता, ठीक है। तो इसी तरह से यम का मान हम लोग निकालते हैं। और ये v वाली बात आ गई, तो आप साइन हमेशा देखो, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा तो दर्पण के पीछे ही बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। एक सवाल हम लोग और ले लेंगे, ठीक है, वो एक्सरसाइज से ही सवाल होगा, लेकिन वो सवाल काफ़ी आसान है, ठीक है। वो सवाल आप लोग खुद करना, ठीक है। आपका मैं सवाल बता देता हूँ कौन सा आपको करना है,
आप ये वाला सवाल कर लीजिएगा, ये आपको होमवर्क में सवाल रह गया, आप कमेंट में नीचे बता दीजिएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, बना कर। लेकिन फोकस दूरी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, ठीक है, यह इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब वस्तु की ऊंचाई है ना, तो वस्तु की ऊंचाई क्या था, h1 कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर। लैंग्वेज में मैं आपको डाटा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और दर्पण 7.5 सेंटीमीटर यानी u क्या है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है स्थान, आकार और आकृति, तो स्थान यानी v, ठीक है, और प्रकृति, आकार यानी m, और नेचर क्या होगा, नेचर उसका, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करना, ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।